कैपिटलिज्म ने सिर्फ मॉडर्न साइंस को शेप देने में अपना किरदार नहीं निभाया, बल्कि यूरोपियन एम्पेरियलिज्म के पूरी दुनिया पर कब्जे में भी इसका हाथ है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इसने लार्ज स्केल पर कैपिटलिज्म को प्रमोट किया। यहाँ एक बात को समझना जरूरी है कि 19वीं सदी के अंत तक एशिया वर्ल्ड इकोनॉमी का पावर हाउस था। मतलब यूरोप के पास चाइनीज, इंडियंस और मुस्लिम्स के मुकाबले में काफी कम पैसा था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि सिर्फ कुछ सालों में यूरोप ने बाजी पलट दी। चाइनीज, इंडियंस और मुस्लिम्स ने हमेशा से क्रेडिट सिस्टम को कम समझने की गलती की है। भले ही बीजिंग, इस्तांबुल, दिल्ली के व्यापारियों के दिमाग में आइडिया आया हो, पर गद्दी पर बैठे राजाओं, सुल्तानों और महाराजाओं के दिमाग में ये आइडिया कभी घर नहीं कर पाया। किसी भी वॉर के लिए ये लोग पूरी तरह से टैक्स पर निर्भर थे। क्रेडिट को इन्होंने कभी एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा ही नहीं और बैंकर्स और इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट का तो कभी सोचा भी नहीं जाता था। वहीं यूरोप के राजाओं ने जल्द ही व्यापारी के सोचने का तरीका अपना लिया। यह कहना गलत नहीं होगा कि यहाँ के मर्चेंट्स और व्यापारी खुद ही राजा बन गए। यूरोप के कामयाबी का राज यही है कि वो क्रेडिट से वॉर्स को फंडिंग किया करते थे। ये सारा पैसा इन्वेस्टर से आता था, जिनका मूल मंत्र था मैक्सिमम फायदा कमाना अपनी इन्वेस्टमेंट पर। किसी को भी टैक्स भरना पसंद नहीं है, पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए हर कोई तैयार था। 1848 में ईस्ट एशिया के नए ट्रेड रूट को खोजने का स्टार्टअप क्रिस्टोफर कोलंबस ने पुर्तगाल के किंग के सामने रखा। लेकिन इस टाइप की एक्सप्लोटेशन बहुत रिस्की और बहुत महंगे पड़ सकते थे। बहुत सारा पैसे की लागत थी नए जहाज बनाने में, सप्लाईज लेने में और सेलर्स की पेमेंट देने में, और कोई गारंटी भी नहीं थी कि कोई सफलता हाथ लाएगी। इस वजह से पुर्तगाल के राजा ने कोलंबस को मना कर दिया। और आज के हमारे एंटरप्रेन्योर्स की तरह कोलंबस ने कभी हार नहीं मानी। उसने इटली से लेकर फ्रांस तक और फ्रांस से लेकर ब्रिटेन तक कई पोटेंशियल इन्वेस्टर्स के पास अपना स्टार्टअप पिच किया। हर जगह से उसको निराश होना पड़ा। आखिर में उसने अपना लक नए स्पेन के शासक फर्डिनेंड इजाबेला पर अपनाया। उसने उनके कुछ लोगों को अपने साइड कर लिया और आखिर रानी इजाबेला को फंडिंग करने के लिए मना लिया। और जैसा आज पूरी दुनिया गवाह है कि रानी इजाबेला के हाथ तो समझो जैकपॉट लग गया था। कोलंबस की डिस्कवरीज ने स्पेन को अमेरिका जितवा दिया। वहाँ उन्होंने सोने और चांदी की बड़ी बड़ी खदानें बना दी और हजारों हेक्टेयर में उन्होंने शक्कर और तंबाकू की खेती करके अपने सपनों के परे मुनाफा कमाया। ये एम्पेरिकल कैपिटलिज्म का एक जादुई चक्र है। क्रेडिट से नई खोजें होती और नई जगहों पर कॉलोनीज बनाकर उन्हें भरपूर लूटा जाता। ये कॉलोनीज प्रॉफिट बनाती और ये प्रॉफिट और भी ज्यादा विश्वास बनाता और यही विश्वास बनाता और भी ज्यादा क्रेडिट। वही एशिया के राजाओं की गाड़ी कुछ हजार किलोमीटर पे ही जवाब देने लगती थी, क्योंकि इनका सारा खर्चा अपने ही लोगों से वसूले टैक्स पर चलता था। इस तरह ये यूरोपियन देश एक के बाद एक देशों में अपना राज बढ़ाते चले गए। लेकिन हर बार इस तरह के एंटरप्राइजेस सक्सेसफुल हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार ये खाली हाथ वापस लौट जाते तो कई बार ये वापस लौट ही नहीं पाते थे और इसी के साथ इन्वेस्टर्स का भारी नुकसान होता था। इस प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इन व्यापारियों ने एक और कमाल का आइडिया लगाया। उन्होंने यूरोपियन जॉइंट स्टॉक कंपनीज बना डाली। कैसा रहेगा अगर बहुत सारे छोटे मोटे व्यापारी अपने पैसे के एक छोटे हिस्से के साथ रिस्क ले। अब हर कोई बस थोड़े से पैसों पर रिस्क लेता और अगर वो कोलंबस जैसा शिप हुआ तो वह छोटी सी रकम आराम से उसको मिलियनर बना देती थी। और इस तरह के अनगिनत स्टार्टअप्स को बेशुमार फंडिंग की जा सकती थी बिना किसी बड़ी रिस्क के। इसी तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जिसका ऑफिस लंदन में था, भाड़े के सैनिकों और कैपिटलिस्ट इन्वेस्टर्स के पैसों के बल पर इंडिया पर करीब 200 साल तक हुकूमत की। और इसी कंपनी की प्राइवेट आर्मी के साथ ब्रिटिश क्राउन ने 1858 में ताकतवर इंडिया को नेशनलाइज किया। नेपोलियन दुकानदारों का देश कहकर इनका मजाक उड़ाया करता था और इन्हीं दुकानदारों ने नेपोलियन को ही धूल चटा दी। इन दुकानदारों का बनाया साम्राज्य हम इंसानों के द्वारा देखा गया आज तक का सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक ऐसा साम्राज्य जहां सूरज नहीं डूबता था। आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है दोस्तों। अगर आपको इसी तरह के फैसिनेटिंग टॉपिक्स पर डॉक्यूमेंट्री स्टाइल वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक जरूर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे एक नए टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।